नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी की अभी हाल ही में कुछ परीक्षाएँ हुई थीं, उन्हीं परीक्षाओं के जो सेट हैं, जो क्वेश्चन्स आए हैं उनमें यूपी जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर। ये लगभग इसका सिलेबस सेम है और इन्हीं दोनों टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। और हमारा जो पेपर है, वो है डेंटल हाइजीनिस्ट का, यानी कि दंत स्वास्थ्य विज्ञानी। और आपको पता होगा इसमें जो यूपी जीके आई थी वो भी अच्छे खासे लेवल की थी और इसके अलावा जो कंप्यूटर आया था, वो भी अच्छे खासे लेवल का था। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 66 से देखो, 66 से, यहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई है। कह रहा है कि किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए इस एक्सेल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर से देखो, कह रहा है कि आपको कॉलम खोजना है। ध्यान देना, खोज करना है और खोज करने के लिए मैंने आपको जब एमएस एक्सेल पढ़ाया था, तो वहाँ पर बताया था लुकअप, ठीक? फिर इसी लुकअप में मैंने 2 ऑप्शंस आपको और बताए थे, वी लुक अप और इसके अलावा एच लुक। ये क्या है? ये वर्टिकली लुक करता है और वर्टिकल कौन होता है? वर्टिकल होता है कॉलम और एच क्या है? ये हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रूप से और क्षैतिज क्या होती हैं? ये होती हैं पंक्तियाँ। अब मुझे बताओ, आपसे पूछ रहा है कॉलम में खोज करनी है, कॉलम में सर्च करना है, तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा वी लुकअप, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको और भी कई सारे ऑप्शंस बताए थे। आओ देखो, मैंने आपको एमएस एक्सेल फॉर्मूले एमएस एक्सेल में फॉर्मूले कुछ बताए थे और इनमें से जैसे मैंने बताया था QUARTILE क्वार्टाइल। मैंने आपको एक फंक्शन और बताया था ACCRINTM, ये फार्मूला, लुक फार्मूला, वी लुक अप फार्मूला या फिर एच लुक अप फार्मूला। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनमें से आपसे ये पूछा गया था, ठीक है? अब इसमें मैंने आपसे क्वार्टाइल में क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो भी आपका दिया गया मान होगा, उसका चतुर्थक लौटाता है ये फ़ॉर्मूला। नाम में ही लिखा हुआ है क्वार्टाइल, यानी कि यह दिए गए डेटा के लिए चतुर्थक लौटाता है, चतुर्थक मान देता है, ठीक? अच्छा ये लिखा है ACCRINTM, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा याद रखो, मैच्योरिटी इंटरेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात इसका उपयोग, और ये भी यूपीपीसीएल में पूछा गया सवाल है, इसका उपयोग परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने के लिए किया जाता है। ब्याज का भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अर्जित ब्याज को वापस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फिर मैंने आपसे लुकअप की बात करी। लुकअप, इसका सीधा-सा तात्पर्य क्या है? इसका सीधा-सा तात्पर्य है कि किसी भी मान को कॉलम और रो यानी कि पंक्ति, कॉलम और रो में यह फंक्शन खोजता है, ठीक? और इसी मैंने आपको 2 और विकल्प बताए थे, कौन-कौन से? एक तो मैंने बताया था वी लुक अप और इसके अलावा मैंने बताया एच लुक अप, ठीक? अब ये लिखा है वी, मतलब हो गया लंबवत, या फिर आप कह लो लंबवत कौन होते हैं? कॉलम होते हैं। कॉलम में ये सर्च करता है और एच लुकअप, ये इसका मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, और क्षैतिज क्या है? क्षैतिज है पंक्ति, अर्थात ये पंक्तियों में सर्च करता है। तो ये कुछ मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा वी लुकअप। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शंस कुछ दिए होंगे, 5 ऑप्शंस, उनमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है, ये पूछ रहा है। इसमें लिखा है डीओएस, ध्यान दो, ये होता क्या है? डीओएस, गौर करो। इसको सीधे-सीधे बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक? डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि जो सर्विस है, सेवा दी जा रही है, उसे मना कर देना, सेवा देने से इनकार कर देना, अर्थात
सेवा देने से आप कब इनकार कर देते हो? जैसे सपोज़ करो कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं, वो सेवा देने से इनकार कर देती हैं और ये एक प्रकार का अटैक है। अर्थात ये किसी व्यक्तिगत कंप्यूटर या वेबसाइट पर एक साइबर हमला होता है। इसमें होता क्या है, जो इच्छित उपयोगकर्ता होता है, उसको सेवा देने से मना कर दिया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें वेबसाइट और नेटवर्क पर अधिक से अधिक भार डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के जो फंक्शन होता है, कार्यकलाप करने की सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है, उसके प्रदर्शन में कमी आ जाती है, गिरावट। और इस प्रकार से उस वेबसाइट पर या नेटवर्क पर पहुँच स्थापित कर पाना मुश्किल हो जाता है और यही प्रक्रिया कहलाती है डिनायल ऑफ सर्विस। ध्यान दो, मैं यहाँ पर कुछ बातें लिखे दे रहा हूँ। यह ध्यान देना, यह किसी व्यक्तिगत कंप्यूटर व्यक्तिगत कंप्यूटर व वेबसाइट वेबसाइट पर साइबर हमला है। साइबर हमला है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कोई भी साइबर अटैक होता है उसका सीधा-सा उद्देश्य होता है आपके डेटा को इंटरप्ट कर देना, यानी कि आप अपने सिस्टम पर या आप अपने नेटवर्क पर आसानी से एक्सेस ना कर पाएँ। अर्थात उपयोगकर्ता को इच्छित उपयोगकर्ता को सेवा देने से इनकार कर देना इनकार कर देना, ठीक? अर्थात अगर हम एक सीधी-सी लाइन में आपसे कहें कि डिनायल ऑफ सर्विस क्या है? तो आप कहोगे इसमें किसी वेबसाइट इसमें किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर अधिक भार डाल दिया जाता है अधिक भार डाला जाता है। और जब अधिक भार डाल दिया जाएगा, आपकी सामर्थ्य मान लीजिए 50 किलो भार उठाने की है और आपको अधिक से अधिक भार डाल दिया जाए आपके ऊपर, तो आपका जो कार्य करने का क्षेत्र है, कार्य करने की सामर्थ्य है, वो कहीं न कहीं डाउन होगी और इससे आपके प्रदर्शन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से अगर आप किसी भी नेटवर्क या वेबसाइट पर अधिक भार डाल देंगे, उसके प्रदर्शन पर उसके प्रदर्शन पर विपरीत असर पड़ता है या हम ये कहें उसके प्रदर्शन को कम किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ठीक है? और जब उसका प्रदर्शन कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर मुझे बताओ क्या एक यूज़र को आसानी से उस वेबसाइट पर एक्सेस मिल सकता है? नहीं। अर्थात फिर उसे यूज़र के लिए अप्राप्य बना दिया जाता है। उसे अप्राप्य बना दिया जाता है, ठीक है? यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हो? तो यही है डीओएस यानी कि डिनायल ऑफ सर्विसेज़। सर्विसेज़ देने से डिनाई कर देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि ये लिखा है एचडीएफएस। एचडीएफएस में कौन-सा ऐसा घटक है जो डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक्स की देखरेख करता है? ये लिखा है एचडीएफएस। सबसे पहले मुझे बताओ ये होता क्या है? आओ देखो इसका फुल फॉर्म क्या है? सवाल अगर एचडीएफएस से पूछा गया है तो कल को आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। मैंने लिखा एचडीएफएस। इसका पूरा नाम होता है हडूप। ध्यान दो। इसका पूरा नाम है हडूप। डी का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अच्छा, ये जो एचडीएफएस लिखा है, एचडीएफएस यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसके घटक अगर हम आपसे पूछें, का एक घटक है जिसे कहा जाता है नेम नोड। गौर करना, एचडीएफएस का एक घटक है नेम नोड। ये क्यों है? ये क्या कार्य करता है? इसका काम क्या होता है? मुझे बताओ। दरअसल कोई भी फाइल सिस्टम नेम स्पेस का ये प्रबंधन करने के लिए और उसे नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फाइल सिस्टम नेम स्पेस का प्रबंधन और क्लाइंटों तक फाइल की पहुंच स्थापित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, याद रखो बस एक लाइन। फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम नेम स्पेस का प्रबंधन और इसके अलावा क्लाइंटों को क्लाइंटों को फाइलों तक फाइलों तक पहुंच को नियंत्रित करता है।
नियंत्रित करता है। ठीक है? इसका इस्तेमाल किया जाता है नेम नोड का। अब यहाँ पर आओ, मैंने आपसे कहा कि भाई ये एचडीएफएस का एक घटक है, ठीक है? डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक्स की देखरेख करता है, उन्हें नियंत्रित करता है। तो खैर, इसका आंसर हो जाएगा नेम नोड। नेक्स्ट देखो, आगे लिखा है 69 में कि कौन सा असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आंसर स्प्रेडशीट टेबल आपको दे रहा है। हालांकि इसके जब एग्जाम होते हैं तो आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके जो पेपर हुआ करें आप मुझे भेज दिया करो, तो मैं उसी दिन डिस्कस कर दिया करूंगा। ठीक है? तो चूंकि आप लोग एग्जाम देते रहते होंगे तो आपके पास ये पेपर्स भी होंगे इनके। तो जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर इनसे संबंधित जो भी पेपर हों उनको भेज दिया करिए। खैर, क्वेश्चन नंबर 69 का स्प्रेडशीट टेबल, अब इसको ऑप्शन के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा वहां पर किस हिसाब से दे रहा था। नेक्स्ट देखो 70, निम्नलिखित में से कौन सी एक तात्कालिक भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे यहां तक कि छुट्टियों के दिन भी संचालित होती है। और आंसर दे रहा है आईएमपीएस। अगर इसके मेरे पास ऑप्शंस होते तो मैं उनको भी डिस्कस कर पाता। ठीक है, चलो। अब इसमें मैं केवल और केवल आईएमपीएस को ही आपसे डिस्कस कर पाऊंगा, चूंकि यही है। आईएमपीएस ये क्या है? इसका सबसे पहले तो मुझे पूरा नाम बता दो। नाम है इमीडिएट इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ठीक है? ये जो आईएमपीएस है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? ध्यान दो। यह वास्तविक यह वास्तविक समय भुगतान सेवा है। भुगतान एक सेवा है और ये कितने घंटे सेवा देती है? यह 24 घंटे उपलब्ध है। 24 घंटे उपलब्ध है। अच्छा, अगर ये 24 घंटे उपलब्ध है तो मुझे बताओ, ये जो सर्विसेज है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, ये सर्विस दे कौन रहा है? दरअसल यह सेवा, आपने नाम सुना होगा एनपीसीआई का। एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अर्थात यह सेवा एनपीसीआई के द्वारा प्रदान की जाती है। प्रदान की जाती है। ठीक है? अब यहाँ पर मुझे इसका फुल फॉर्म बता दो। ये है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आओ जरा, मैं आईएमपीएस के बारे में देख लूं। आईएमपीएस, आप एक बार में इसमें कितना ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो? अर्थात प्रति लेन देन इसकी जो सीमा होती है, आमतौर पर वो 5 लाख होती है। 5 लाख रुपए, लेकिन बैंक अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करती हैं। अच्छा, एक शब्द मैं यहीं पर आपको और बता देता हूँ। ये लिखा है मैंने एमएमआईडी। एमएमआईडी का मतलब, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये दरअसल डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स आपके चैप्टर्स में एक टॉपिक दिया गया है, उसी के ये शब्दावलियां हैं। और जब मैं आपको कंप्यूटर करा रहा हूँ लगातार थ्योरी के बैच में, वहां पर जब ये टॉपिक आएगा तो इसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। एमएमआईडी इसका पूरा नाम क्या है? आप बताओगे, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये लिखा है इसका पूरा नाम। जस्ट वेट, यहाँ हौच पौच हो रहा है। ठीक है, एमएमआईडी। अच्छा, इसमें कितने अंक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? ध्यान दो, ये लिखा है आइडेंटिफायर, यानी कि मोबाइल मनी, मोबाइल से आपको मनी ट्रांसफर कराना है, उसके लिए एक आइडेंटिटी है ये। अब मुझे बताओ, इसमें कितने अंकों की आइडेंटिटी होती है? हम कहें कितने नंबर्स होते हैं इसमें? अर्थात एमएमआईडी बैंक द्वारा जारी बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला एक नंबर होता है, और ये नंबर होता है 7 अंकों का। 7 अंकों का नंबर है। फिर से समझो, एमएमआईडी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये एमएमआईडी बैंक द्वारा जारी किया जाता है और 7 अंकों का ये नंबर होता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? आप बताओगे, मोबाइल नंबर इसे मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने इसे मोबाइल नंबर के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो आम तौर पर जो फंड ट्रांसफर होता है उसको वो आसान बनाता है। अर्थात इसे मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने पर फंड ट्रांसफर को फंड ट्रांसफर को आसान बनाया जाता है।
ठीक है? तो अब मुझे बताओ एमएमआईडी क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। एमएमआईडी बैंक द्वारा जारी 7 अंकों का एक नंबर है और मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने पर इसमें फंड ट्रांसफर को आसान बनाया जाता है। वापस आओ। क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर हो जाएगा आईएमपीएस। नेक्स्ट देखो 71। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी डिवाइस का उदाहरण नहीं है? आईओटी डिवाइस का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले तो ये जो शब्द आ रहा है आईओटी डिवाइस, इस शब्द को समझो ये कह क्या रहा है। यहाँ पर आओ, ये लिखा है आई ओ टी डिवाइस। ठीक, मुझे बताओ ये आईओटी डिवाइस, सामान्यतः आईओटी के 5 प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं। 5 इसके प्रमुख कंपोनेंट होते हैं और ये जो 5 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं, इनमें एक होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इसमें आप उठा लो थिंग्स को, या इन्हीं को आप डिवाइसेस कह सकते हो। दूसरा होता है इसका गेटवे। तीसरा होता है क्लाउड। चौथा है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स और पांचवा है यूजर इंटरफेस। इंटरफेस। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, ये लिखा है थिंग्स या डिवाइसेस और आपसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में ही पूछा गया था। यहाँ पर आओ जरा, में एक शब्द है थिंग्स। अब मैं आपको थिंग्स या फिर डिवाइसेस ये क्या होती हैं इनके बारे में चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या हैं? आमतौर पर ये कंपोनेंट्स होते हैं। आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम के बारे में जाना होगा। दरअसल ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम के एम्बेडिंग कंपोनेंट्स होते हैं और इन्हें ही कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम की रीढ़। अगर ये नहीं है तो फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस बात का? भाई इंटरनेट में थिंग्स ही सब कुछ है। देखो, ये एक आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम के सेंसिंग और एम्बेडिंग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये सेंसिंग और एम्बेडिंग ये क्या होते हैं, इन शब्दावलियों को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो खैर, अगर हम थिंग्स की बात करें तो ये आईओटी इकोसिस्टम के रीढ़ कहे जाते हैं। आईओटी इकोसिस्टम के रीढ़, या फिर इन्हें कहा जाता है आईओटी इकोसिस्टम का पहला टीयर कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? अब ये लिखा है सेंसिंग और एम्बेडिंग। अब यहाँ पर मैं एक शब्द आपसे चर्चा कर लेता हूँ। दरअसल ये जो डिवाइसेस होती हैं ये काम करती हैं सेंसर का, एक्चुएटर्स का। देखो, सेंसर सेंसर का कार्य क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है आस-पास जो इकोसिस्टम है, वातावरण है, वहां से डेटा को एकत्र करना। अर्थात आस-पास आस-पास के वातावरण से ये डेटा को एकत्र करती हैं। इनका मुख्य कार्य होता है। और एक शब्द आप पढ़ोगे इसी में, एक्चुएटर्स। जस्ट वेट। एक्चुएटर्स। ठीक, ये क्या होते हैं? दरअसल ये सेंसर काम क्या कर रहा है? सेंसर काम कर रहा है, ये आसपास के वातावरण से डेटा को एकत्र कर रहा है और एक्चुएटर्स इसके ठीक विपरीत काम करते हैं। अर्थात यह सेंसर के ठीक विपरीत कार्य करता है। विपरीत कार्य करता है। ठीक, क्या करता है इसको हम लोग थ्योरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो खैर, यहाँ पर देखो आईओटी डिवाइसेस का उपकरण नहीं है। तो डिवाइसेस आप समझ गए, आईओटी डिवाइसेस क्या होती हैं? कंप्यूटर डेस्कटॉप, ये इसका उदाहरण नहीं है। ये आपको ऑप्शन दिया गया है। खैर, इसके हमारे पास ऑप्शन होते तो और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाता। देखो, नेक्स्ट देखो 72। कह रहा है कि कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए किस अंतर संचालनीयता मानक का उपयोग किया जाता है? ये है आईएसओ 222, यानी कि 20,022। इस मानक को आप याद ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? दरअसल ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है और वित्तीय जो संस्थान हैं, उनके मध्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए इसको बनाया गया था।
खैर, नेक्स्ट देखो 73। एक शब्द दिया है एलएसटीएम। कह रहा है कि डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी है? मशीन लर्निंग मॉडल, ये आपको आंसर दिया गया है एलएसटीएम। मशीन लर्निंग जब आप पढ़ोगे तो उसी के अंतर्गत आप पढ़ोगे डीप लर्निंग। ठीक। और उन्हीं में एक मॉडल है जिसको कहते हैं एलएसटीएम। ये है क्या? आओ देखो। एलएसटीएम, इसे कहा जाता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखो। अब सवाल ये आया कि ये है क्या? दरअसल आपने आरएनएन का नाम सुना होगा, अर्थात यह आवर्ती तंत्रिका नेटवर्क है। आवर्ती तंत्रिका नेटवर्क है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिकरेंट न्यूरल, और नेटवर्क हो गया नेटवर्क, अर्थात इसे ही कहा जाता है आरएनएन। पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी आरएनएन है। इसमें हम करते ये हैं कि इसमें जो भी डेटा होता है, देखो, मशीन लर्निंग यानी मशीन को सिखाना है। तो इसमें आपने कई सारे प्रकार पढ़े थे। जो कॉमन प्रकार हैं वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक। दरअसल एलएसटीएम में डेटा सीखने और भविष्यवाणी करने की क्षमता मजबूत होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें भाव विश्लेषण और प्रसंस्करण कार्य को प्रभावी बनाया जाता है। आमतौर पर जब भी कभी आप एलएसटीएम को पढ़ते हो तो इसमें मेमोरी सेल का इस्तेमाल किया जाता है, और साधारणतया इसमें 3 प्रकार के मेमोरी सेल का प्रयोग किया जाता है। देखो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक गौर करना, प्रत्येक एलएसटीएम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, प्रत्येक एलएसटीएम मेमोरी सेल में 3 प्रकार के 3 प्रकार के गेट पाए जाते हैं। ठीक है? अब ये गेट कौन-कौन से हैं? जैसे जब इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब उनके यहाँ पर और भी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। एक आप पढ़ोगे इनपुट गेट के बारे में, आप पढ़ोगे फॉरगॉट गेट के बारे में, आप पढ़ोगे आउटपुट आउटपुट गेट के बारे में। दरअसल ये जो इनपुट गेट है, इसके बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपको जानकारी ये मिलती है कि इनपुट गेट में जानकारियाँ दर्ज करने की अनुमति ये गेट देता है। अर्थात इस गेट के माध्यम से हमें जानकारी दर्ज करने की अनुमति दी जाती है। अनुमति, ठीक है? और ये लिखा है फॉरगॉट गेट। फॉरगॉट का मतलब है कि इसके द्वारा जानकारी निकालने की अनुमति दी जाती है, भूल जाओ। अर्थात इसके द्वारा जो भी बेकार जानकारी होगी, बेकार जानकारी को हटाया जाता है। ठीक है? अब आ जाओ आउटपुट गेट में। इसमें क्या होता है? आउटपुट गेट में सामान्यतया जो भी जानकारी होती है उसे आउट किया जाता है यूजर के लिए। और एक बात याद रखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ गेट्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया एलएसटीएम मेमोरी सेल। सामान्यतया जो एलएसटीएम नेटवर्क है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये मेमोरी सेल पर आधारित होता है। ये है मेमोरी सेल पर आधारित होता है। ठीक है? खैर, एलएसटीएम के बारे में ये बातें याद रखो। अब इसमें आंसर तो आपका एलएसटीएम ही होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ 74 में, 74 में। कह रहा है कि पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित, यहाँ पर आओ इंग्लिश में पढ़ो जरा। कह रहा है कि सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये मशीन लर्निंग है। इनके बीच मुख्य अंतर क्या होता है? देखो, यहाँ पर आओ। जब भी कभी आप पर्यवेक्षित अध्ययन करते हो, मशीन लर्निंग के संबंध में मैं बोल रहा हूँ, पर्यवेक्षित अध्ययन, मशीन लर्निंग को जब आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे पर्यवेक्षित का मतलब है सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है? माजरा क्या है इसका? सीधा सा तात्पर्य क्या है कि इसमें ज्ञात और लेबल किए गए डेटा को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जो भी जानकारी होगी उस जानकारी के द्वारा मशीन को सिखाया जाता है। जैसे आपके पास जो जानकारी है, मान लो आप किसी दोस्त को अपने सिखा रहे हो कुछ,
आपके पास जो इनपुट हैं, उसी इनपुट का इस्तेमाल करके आप इसको सिखाते हो। अर्थात सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? इसमें ज्ञात और लेबल ज्ञात और लेबल किए गए डेटा को इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है? इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। और यहां पर आओ जरा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था? पर्यवेक्षित अधिगम में लेबल वाले डेटा का उपयोग किया जाता है, ज्ञात डेटा का उपयोग किया जाता है। हाँ, यहां तक तो सही है। अब आगे देखो, यहां पर आओ, मैं आपको अपर्यवेक्षित अध्ययन के बारे में बता दूं। देखो, अपर्यवेक्षित अध्ययन यानी कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मशीन लर्निंग के संबंध में ये क्या है? जब भी कभी आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पढ़ोगे, तो इससे हमें जानकारी ये मिलती है कि इसमें इनपुट के रूप में अज्ञात डेटा का प्रयोग किया जाता है। अज्ञात डेटा का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो अब जरा वापस आओ अपने क्वेश्चन में, और इसका आंसर देखो क्या दिया गया है। अपर्यवेक्षित अधिगम बिना लेबल वाले डेटा का इस्तेमाल करता है। हाँ, ठीक है। 74 का। नेक्स्ट देखो 75 FAT, इसका पूरा नाम आपसे पूछ रहा है। FAT का पूरा नाम तो है फाइल एलोकेशन टेबल। सिंपल सी बात है, फाइल एलोकेशन टेबल। इसको कहते हैं फाइल आवंटन तालिका, हिंदी में कहा जाता है। देखो, दरअसल हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास, और माइक्रोसॉफ्ट ने हार्ड ड्राइव के लिए FAT नामक एक फाइल सिस्टम बनाया था सबसे पहले। अर्थात माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ने हार्ड ड्राइव के लिए हार्ड ड्राइव के लिए FAT, फाइल एलोकेशन टेबल नामक फाइल सिस्टम बनाया। ठीक है? इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है? हार्ड ड्राइव पर फाइलों को प्रबंधित करने के लिए, मैनेज करने के लिए। हार्ड ड्राइव पर फाइलों को प्रबंधित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? वापस आओ। नेक्स्ट देखो 76, 76 नंबर। ऊपर करते हैं थोड़ा इसको। 76 में कह रहा है कि इनमें से कौन IoT प्लेटफॉर्म अमेज़न के द्वारा प्रदान किया गया है? फिर से समझो। कह रहा है कि IoT प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा है? 5 ऑप्शन दिए होंगे आपके। प्लेटफॉर्म कौन सा है जो अमेज़न के द्वारा प्रदान किया गया है, अर्थात अमेज़न के द्वारा कौन बनाया गया है? ये लिखा है AWS, इसको कहते हैं अमेज़न वेब सर्विस। पूरा नाम ही है AWS का। इसको कहते हैं अमेज़न वेब सर्विस। ठीक है? अब यहाँ पर आओ, मैं कुछ आपको प्लेटफॉर्म्स लिखे देता हूँ। क्योंकि AWS पूछा गया है, तो हो सकता है आगे और भी प्लेटफॉर्म्स आपसे पूछे जाएं। मैं बात कर रहा हूँ IoT प्लेटफॉर्म की। मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये IoT प्लेटफॉर्म्स होते क्या हैं? दरअसल एक ऐसी सेवा होती है ये, जिसमें IoT डिवाइसेस को नेटवर्क से जोड़ा जाता है। अर्थात उनके बीच के जो अंतर है, IoT डिवाइसेस और एप्लीकेशंस के बीच का, उस अंतर को पूरा किया जाता है, बांटा जाता है। IoT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? एक ऐसी गौर करना, एक ऐसी एकीकृत सेवा जो IoT डिवाइस और एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन का सीधा तात्पर्य है नेटवर्क, नेटवर्क के बीच जो अंतर होता है, अंतर को पूरा किया जाता है। ठीक है? और इस उद्देश्य से ये IoT प्लेटफॉर्म्स विकसित किए गए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे IoT प्लेटफॉर्म्स अभी तक विकसित किए जा चुके हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें, तो जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था,
AWS IoT प्लेटफॉर्म बनाया किसने? अमेज़न ने। ठीक, इसे ही कहा जाता है अमेज़न वेब सर्विस। दूसरा, ये है माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट का अज़्योर आईओटी प्लेटफॉर्म। अगर आपसे अगले एग्जाम में ये पूछते कि अज़्योर आईओटी प्लेटफॉर्म ये किसका है, तो आप बताओगे ये है माइक्रोसॉफ्ट का। फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि गूगल का भी कोई है क्या, आप कहोगे हाँ गूगल का भी है। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग यानी आईओटी प्लेटफॉर्म है। क्या आईबीएम का भी है? हाँ, ये है आईबीएम वॉटसन आईओटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग प्लेटफॉर्म। ठीक, ये तो बात हो गई आईबीएम की। अच्छा, मुझे बताओ सैमसंग के द्वारा कोई विकसित आईओटी प्लेटफॉर्म है? सैमसंग के द्वारा, जिसे सैमसंग ने बनाया हो। हाँ, है। ये है सॉरी, आर्टिक कहेंगे इसे। ये है आर्टिक क्लाउड आईओटी प्लेटफॉर्म। बनाया किसने है? आप बताओगे इसे बनाया है सैमसंग द्वारा विकसित है। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो? हाँ। कुछ और आईओटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें भी जरा लिख लो। स्मार्ट टू स्मार्ट क्लाउड, ये भी आईओटी प्लेटफॉर्म है। एक और लिख लो, थिंग्स वर्क्स थिंग वर्क्स थिंग वर्क्स आईओटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, और इसे पीटीसी ने बनाया है, याद रखो। और एक और चाहो तो आप लिख लो IRI वोरासिटी वोरासिटी। इसके अलावा ओरेकल का भी है एक, ओरेकल आईओटी। तो ये कुछ आईओटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको विकसित किया गया है उनकी कंपनियों के द्वारा। खैर, आपसे पूछा गया था केवल और केवल AWS, अमेजन वेब सर्विस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AWS। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कह रहा है कि मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस ढांचे यानी फ्रेमवर्क का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? आंसर दिया है टेंसर फ्लो। और भी ऑप्शंस होते तो आप एक काम करो, आगे से जब भी कभी एग्जाम हो तो मुझे इसके पेपर्स भेज दिया करना। ठीक है, तो हम इसके बारे में और डिटेल में आपसे चर्चा कर पाए। देखो, आपसे टेंसर फ्लो के बारे में पूछा था। टेंसर फ्लो, यहाँ पर आओ। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ मशीन टेंसर फ्लो, इस शब्दावली का इस्तेमाल आप डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में करोगे। मशीन लर्निंग, मुझे ये बताओ, दरअसल मशीन लर्निंग ये किस पर आधारित होती है? तो आप बताओगे ये एल्गोरिदम पर आधारित होती है। और एल्गोरिदम किसे कहा जाता है, ये भी शब्दावली आपसे पीछे के एग्जाम में पूछी गई है, 2025 में ही, अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी। एल्गोरिदम पर निर्भर करता है। ठीक है, दरअसल मशीन लर्निंग जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, ये जो टेंसर फ्लो है, यहाँ पर आओ, ये है मशीन लर्निंग ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क। अब ये जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर आधारित है, इसमें क्या फ्रेमवर्क का कोई रोल रहता है? हाँ, दरअसल मशीन लर्निंग, ध्यान देना, मशीन लर्निंग जो फ्रेमवर्क होते हैं, फ्रेमवर्क एल्गोरिदम को सरल बनाते हैं, एल्गोरिदम को सरल बनाता है। अब यहाँ पर आओ जरा, मैं आपको 2-3 फ्रेमवर्क के बारे में बताता हूँ। मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क ये कौन-कौन से हैं? आप पढ़ोगे टेंसर फ्लो के बारे में, आप पढ़ोगे अ, आप पढ़ोगे पाई टॉर्च के बारे में, पाई टॉर्च। आप पढ़ोगे केरास के बारे में, आप पढ़ोगे स्किटिक स्किकिट लर्न के बारे में। साथ ही साथ आप जानोगे थीनो क्या होता है, थीनो ये भी एक फ्रेमवर्क है। और आप जानोगे कैफे के बारे में। ये कुछ शब्दावलियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे अभी आपसे टेंसर फ्लो पूछा गया था, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे केरास के बारे में पूछ दे।
यहाँ पर आओ। टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो, इसके बारे में 2-3 बातें याद रखना। ये क्या है? आप बताओगे ये है मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क। इसका विकास किसने किया? 2-3 बातें मुझे इसके संबंध में फैक्ट्स जो बन सकते हैं वो बताओ। इसको विकसित किसने किया? तो आप बताओगे गूगल ब्रेन, गूगल ब्रेन टीम ने इसको विकसित किया है, ठीक? और इसे ओपन सोर्स के रूप में कब खोला गया था? ये ओपन सोर्स बना 2015 से। इसके अलावा क्या है ये? दरअसल यह है पाइथन बेस्ड एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है। और ये सीपीयू और जीपीयू इन दोनों में अंतर मैंने आपको बताया है थ्योरी क्लास में, याद करो। ये कई सीपीयू और जीपीयू में चल सकता है, में चल सकती है ये फ्रेमवर्क, ठीक है? वापस आओ। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा टेंसर फ्लो। नेक्स्ट देखो 78, तरह की वर्ल्ड वाइड वेब को प्रतिवर्ष सर्व प्रचलित किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब को ये जो दौर है 1991 से लेकर 1994, 1991 से लेकर 1994, कहते हैं कि वेब के सार्वजनिककरण के लिए ये दौर काफी प्रचलित है। वेब को सार्वजनिक रूप से अस्तित्व में लाया गया था और इसका प्रारंभिक विकास भी कहा जाता है। प्रारंभिक विकास भी इसी काल को कहा जाता है। तो 1991 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तरह की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? आंसर तो लिनक्स दिया है, तो लिनक्स के बारे में आप जान लो थोड़ी बहुत बातें। यहाँ पर आओ। लाइनक्स क्या है ये? आप बताओगे यह है ओपन सोर्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक? इसके अलावा क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बोलो भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मुझे बताओ इसका विकास कब हुआ था? तो आप बताओगे 1991 में लाइनस टोरवाल्ड, लाइनस टोरवाल्ड ने विकसित किया। इसके अलावा सी भाषा में विकसित किया गया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो लाइनक्स है, क्या ये मल्टी यूजर है? हाँ, आप बताओगे यह एक मल्टी यूजर है। क्या ये मल्टीटास्किंग है? हाँ, आप बताओगे यह एक मल्टीटास्किंग है। तो क्या ये मल्टी प्रोग्रामिंग भी है? हाँ, आप बताओगे यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, कुल मिला के यह लाइनक्स एक मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? यहाँ तक इसको आम तौर पर, या हम ये कहें कि क्या ये केवल सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या फिर हम कहें कि जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या ये दोनों के लिए प्रदान किया गया है या फिर केवल और केवल ग्राफिकल यूजर के लिए है? नहीं, दरअसल यह सीयूआई और सी जस्ट वेट, सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या आप ऐसे कह सकते हो सीएलआई, और जीयूआई दोनों प्रदान करता है, दोनों प्रदान करता है। और लोगो क्या है? तो आप बताओगे टेक्स्ट पेंगुइन। ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो खैर 79 का सही उत्तर हो जाएगा लाइनक्स। नेक्स्ट देखो, सी, आखिरी सवाल आपके कंप्यूटर का, कह रहा है कि जब भी कभी टेक्स्ट को आप शीघ्रता से अपर केस में बदलना चाहते हो, आप किसका इस्तेमाल करते हो? आप दबाते हो शिफ्ट और इसके साथ दबाते हो F3। जैसे मैंने ये लिखा, मैंने लिखा के डी क्लासेस, सारे की सारी स्मॉल हैं। अब मुझे इनको अपर केस में बदलना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद मैंने शिफ्ट प्लस F3 प्रेस किया दोनों को एक साथ, और हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो होगा के डी क्लासेस, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, अब आप पहुंच रहे हो उत्तर प्रदेश में। कंप्यूटर तो आपका समाप्त हो गया, अब आ जाओ उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से
इसे 2008 में यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। ये कौन है? रामलीला है, 2008 में इसी घोषित किया गया था। अगला दिया है प्रसिद्ध कवि रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उत्तर प्रदेश में ये जन्मे हैं, तो किस जिले में जन्मे हैं? रायबरेली में। हालाँकि इनके बारे में आप पढ़ोगे जब उत्तर प्रदेश में पत्र-पत्रिकाओं के दौर को आप पढ़ोगे, ठीक? अब ये दिया है कि जिले दिए हैं और कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाओ। आपको जब तक मैप नहीं पता होगा, इस तरह के सवाल नहीं कर पाओगे। इस सवाल को रट लोगे, मान लीजिए पीलीभीत, हरदोई, हमीरपुर, महोबा को रट लिया। अब उसने सवाल बदल दिया, दे दिया मऊ, वाराणसी, दे दिया चंदौली और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको मैं क्या दे दूँ? महोबा, ये दे दिए ऑप्शन। कह रहा है इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाओ, तो आपको मैप भरना पड़ेगा और मैंने आपको क्लास में लगभग शायद 7 से 8 या फिर 10 क्लासेस मैप की ही करवाई हैं, ठीक है? तो आप चाहें तो यूपी जीके और कंप्यूटर का स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हो। चलो मैं थोड़ी-सी जानकारी आपको दे देता हूँ यहाँ पे। वीपीओ अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके मॉक टेस्ट और इसके अलावा थ्योरी। थ्योरी जो आपकी 45 अंक पंचायती राज के हैं और 20 अंक योजनाओं से हैं। इसका बैच भी आपको मिल जाएगा। कूपन कोड आपको अगर चाहिए, तो फिर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके वहाँ से कूपन कोड ले सकते हो। मॉक टेस्ट इसमें 10 हैं और 10 में 70 प्लस घंटों का डिस्कशन कोर्स भी इन्हीं मॉक टेस्ट का दिया गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यूपीजीके और कंप्यूटर, इसका बैच रनिंग है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो, तो आप इससे भी जुड़ सकते हो। क्लासेस इसकी कंटिन्यू हो रही हैं, ठीक है? इसके अलावा इसका भी कूपन कोड है, आप चाहो तो कूपन कोड को अप्लाई करके इस बैच से जुड़ सकते हो। अगर आप इनसे नहीं जुड़ना चाहते हो, केवल और केवल कंप्यूटर बैच लेना चाहते हो, कंप्यूटर बैच भी आपको अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, तो वहाँ से आप इन कोर्सेज़ से जुड़ सकते हो। वापस आओ, तो ख़ैर इसमें सबसे पहले पीलीभीत होगा उत्तर में, फिर हरदोई, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, ठीक है? 84 में आ जाओ, 84 कह रहा है कि उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले से है वो। ये हैं अशफाक उल्लाह खां। यहाँ पर आओ, नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में। पार्वती ये है गोंडा में और समान है मैनपुरी में। तीसरे का हो जाएगा पहला और समसपुर कहाँ है? ये रायबरेली में है, ठीक है? नेक्स्ट देखो 86 86 तो योजनाओं से है और योजना कौन-सी है? बाल श्रमिक विद्या धन योजना। ये मैंने करवाई हुई है आपको। वीपीओ बैच में जो योजनाओं का सेक्शन है उसमें मैंने करवाया है। शायद महिलाओं और बाल विकास संबंधी जो योजना थी, सबसे पहली योजना मैंने यही करवाई थी। देखो, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूँ सारा। योजना है बाल श्रमिक विद्याधन योजना। सबसे पहला सवाल उठता है कि इसे शुरू किसने किया? कौन से विभाग के अंतर्गत ये आती है? तो आप बताओगे श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश, ठीक है? इसके अलावा इसकी शुरुआत कब से की गई? तो आप बताओगे 12 जून 12 जून 2020 से। कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे ये जो योजना है ये बच्चों के लिए है, तो कितने साल तक के बच्चे लाभ के पात्र होंगे? तो आप बताओगे 8 से 18 साल के बच्चे इस योजना के लाभार्थी होंगे, ठीक? दूसरी बात, कौन से बच्चे इसका लाभ लेंगे? तो ऐसे बच्चे जो मज़दूरी करके जीवन यापन करते हैं, अर्थात मज़दूरी करके आजीविका चलाने वाले बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। और ऐसे कैसे लाभ ले सकें? क्या केवल पैसा लेंगे? नहीं, योजना का नाम है विद्या धन। विद्या भी मिलेगी और धन भी मिलेगा। योजना में देखो, कह रहा है कि बाल श्रमिक, ऐसे बच्चे जो श्रमिक हैं, इन्हीं से अर्थ निकालो आप इस योजना से। ऐसे बच्चे जो श्रमिक हैं, उन्हें धन के साथ-साथ विद्या भी दी जाएगी। तो यहाँ पर इन बच्चों को आजीविका चलाने वाले बच्चे इसमें लाभान्वित होंगे। कैसे? इन्हें किया जाएगा शिक्षित और साथ ही साथ इन्हें रुपए पैसे भी दिए जाएँगे, शिक्षा के साथ-साथ। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, सरकार ने जब इस योजना को शुरू किया था, तो उसने लक्ष्य क्या रखा था?
सरकार ने कहा था कि शुरुआत में हम इस योजना को 20 जिलों में शुरू कर रहे हैं। 20 जिलों में इसे शुरू किया गया और सरकार ने कहा कि हर जिले से हर जिले से 100 बच्चे, गौर करना, एक जिले से 100 बच्चे चुने जाएंगे और उनको लाभान्वित किया जाएगा। 100 बच्चे लाभ लेंगे। अब सवाल ये आया कि हर जिले से 100 बच्चे, जिले हैं 20, तो हर एक जिले से 100 बच्चे, यानी कि टोटल टारगेट रखा गया था जब योजना शुरू हुई थी कि 2000 बच्चों को लाभ देना है। अगर हम वर्तमान में आ जाएं, तो वर्तमान में यह योजना हमारे सभी 75 जिलों में चालू है। सभी 75 जिलों में इस योजना को लागू किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आओ, मैं आपसे आर्थिक सहायता से संबंधित सवाल पूछा गया था, तो मैं आपको आर्थिक सहायता कितनी दी जा रही है इस योजना के अंतर्गत मैं आपको बता दूं। देखो, बच्चों के लिए ये योजना है, तो इसमें बालक भी होंगे और इसमें बालिकाएं भी होंगी। जाहिर सी बात है, अगर बालक श्रम कर रहे हैं तो बालिकाएं भी तो ऐसी होंगी जो श्रम कर रही होंगी। तो ऐसे बालक और बालिकाओं को इस योजना के अंतर्गत लाना, और अगर बालक को इस योजना के अंतर्गत लाया जाता है, फिर उसे आर्थिक मदद के रूप में 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। बालिका को अगर इस योजना का लाभ लेना है तो उसे 1200 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ये तो मासिक लाभ है। अगर आपसे पूछे सालाना लाभ बताओ, वार्षिक लाभ क्या होगा, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो। सालाना लाभ, जब आप सालाना निकालोगे, 1000 इंटू 12, यानी कि हर साल एक बच्चे को 12,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं बच्चियों को कितनी दी जाएगी, 1200 गुणा 12 इक्वल टू 14400 रुपए, 14,400 रुपए सालाना बालिकाओं को सहायता दी जाएगी। इसमें एक प्रावधान और किया गया है। सरकार कहती है कि अगर कोई बालक या कोई बालिका पढ़ाई करते चले जा रहे हैं, इन्होंने कक्षा 8 को पास कर लिया, इन्होंने कक्षा 9 को पास कर लिया और इन्होंने कक्षा 10 को पास कर लिया। गौर करना, अगर बालक-बालिकाएँ कक्षा 8, 9, 10 को पास कर लेते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी, और ये जो अतिरिक्त सहायता राशि होगी, कक्षा 8 पास करने पर 6,000 रुपए, 9 पास करने पर 6,000 रुपए और 10 पास करने पर 6,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। तो आपसे सवाल में केवल और केवल पूछा था अतिरिक्त सहायता राशि। ठीक? देखो, कक्षा 8, 9, 10 के विद्यार्थियों को एक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि, यानी कि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 83 का यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 87। 87 में कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थिति के अनुसार सुमेलित करो। भारत कला भवन, ये तो वाराणसी में है, और जाट, ये तो बरेली में ही है ना? रेल म्यूजियम गोरखपुर में है, और जवाहर प्लेनेटोरियम ये प्रयागराज में है। गए हो क्या आप लोग जवाहर प्लेनेटोरियम? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो, 88। कह रहा है कि 1950 में, ये तो पहले मुख्यमंत्री पूछ रहा है, अंत साहब हो जाएंगे। ये तो सिंपल सवाल है, इस तरह के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये इस तरह के सवाल भी आते हैं, आपको कुछ संस्थाएं उत्तर प्रदेश की दे देगा और उनके ईयर्स, स्थापना वर्ष दे देगा। तो ऐसे पूछे जाते हैं सवाल, इस तरह के तैयार करो। कह रहा है कि कवि है कौन जिसकी रचना है जे हल ए मिस्किन के लिए प्रसिद्ध है, जो उर्दू गजल का प्रारंभिक प्रोटोटाइप है। ये अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो। नेक्स्ट देखो, करंट से संबंधित भी आपसे पूछे गए हैं यूपी स्पेशल में, जैसे ये करंट का सवाल है। 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में कौन सा शहर है जो उत्तर प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था? ये है नोएडा। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नाम कब किया गया है यूनाइटेड प्रोविंस का? यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश कब बना है? 1950 में। ठीक, 1950। आगे आ जाओ, 93। 93 नंबर में कह रहा है कि श्रावस्ती ये किसकी राजधानी है? सिंपल सा सवाल है। मैंने आपको महाजनपद पढ़ाए थे। 12 महाजनपद, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में कितने हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। श्रावस्ती कोसल की है,
और मैंने आपको बताया था जो कोसल है उसकी दो राजधानियां हैं। एक तो हो गई श्रावस्ती और दूसरी हो गई अयोध्या। एक मैंने राजा आपको बताया था, प्रसेनजित। इसका भी नाम याद रखो, ये कोसल का ही था। राजाओं से भी सवाल पूछ देता है। एक सवाल आया 94 नंबर, ये अच्छा सवाल है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी, कब और कहाँ? इलाहाबाद में 1917 में। मैं दुग्ध से संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, इन्हें याद रखना। ये उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में है, यूपी स्पेशल के लिए केवल और केवल। ठीक। सवाल मेरा ये है, एक साल याद रखो 1917। ये एक दुग्ध समिति स्थापित की गई थी 1917 में, जिसे कहा जाता है कटरा। जिसे कहा जाता है कटरा। कटरा सहकारी दुग्ध समिति। ठीक। कहाँ है? इलाहाबाद में। हालांकि अब प्रयागराज हो गया है, तो आप प्रयागराज लिखो तो ज्यादा सही रहेगा। ये हटा दो इसको, ठीक है। 1917 कटरा सहकारी दुग्ध समिति उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, सॉरी, प्रयागराज में है। इसके बाद एक और ईयर याद रखो, 1938, 1938 में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? लखनऊ। चलो लखनऊ। लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बना था। सहकारी संघ लिमिटेड, इसको भी याद रखो, पूछा जा सकता है कि लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ये कब बना? 1938 में। और सबसे पहला उत्तर प्रदेश का संघ लिमिटेड कहाँ बना था? ये लखनऊ का ही था। ठीक है। एक लिमिटेड और बना है, यहाँ पर आओ। मैं आपसे 1962 में आपको लिए चलता हूँ, और ये वही साल है जब चाइना अटैक हुआ था इंडिया पे। 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना करी गई थी 1962 में। उत्तर प्रदेश में मुझे बताओ, ऑपरेशन फ्लड पहला चरण ये कब शुरू किया गया? ध्यान दो, ऑपरेशन फ्लड। जो मंडी सचिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस तरह के सवाल ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। हाँ। अगर इसकी जब हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे मंडी सचिव के लिए, तो उसमें ये सारे के सारे इसको और भी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड वन पहला चरण, ये योजना कितने जनपदों में शुरू करी गई थी? आप बताओगे। इस योजना को शुरू किया गया था 8 जिलों में। 8 जिलों में शुरू। और कब से? 1970-71 से, 1970-71 से। अच्छा, तो उतनी देर से मैं दुग्ध की बात कर रहा हूँ, दूध की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में दुग्ध अधिनियम भी क्या कभी आया था? हाँ, आया था 1976, 1976 में। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम। ठीक। ये कुछ तथ्य हैं डेयरी इंडस्ट्री से संबंधित, आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 95 में आ जाओ। कह रहा है कि बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इसकी इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा करी गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। और देखो, कह रहा है कि यूपीएसआईडीए की एक प्रमुख परियोजना है दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क। ये दिव्यापुर कहाँ है? ये दिव्यापुर तो फफूंद में है। और आप कह सकते हो इसको औरैया। ठीक है। इटावा वाले लोग आसपास, इसके क्षेत्र के आसपास जो रहते होंगे वो ज्यादा इसको जानते होंगे। दिव्यापुर, फफूंद या फिर औरैया। अच्छा, अब मैं आपको लिए चलता हूँ 97 में। कह रहा है कि पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में 4 स्थानों में से एक स्थान पर बारी बारी से लगता है। प्रयागराज, उज्जैन, ये हो जाएगा यहाँ पर हरिद्वार, और नासिक। यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी करी गई थी? रसिया, यूएसएसआर उस समय था, है ना? यूएसएसआर। अब आगे देखो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थायी शहरी गतिशीलता में तेजी लाने के लिए एक पहल शुरू करी गई थी, जिसे कहा जाता है मेरी बस मेरी सड़क। मेरी बस मेरी सड़क। ये पहल किनके किनके बीच में शुरू करी गई थी? यहाँ पे आओ। मैंने लिखा मेरी बस मेरी सड़क। गौर करो, इसको शुरू किया गया था, ये एक पहल है और इसको 3 लोगों ने मिलकर शुरू करा था। दरअसल ये जो 3 लोग थे, ये
संस्थाएँ थीं। एक तो है शहरी परिवहन परिवहन निदेशालय और दूसरा है ऊर्जा, पर्यावरण, जल परिषद, ठीक? ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद और जो तीसरा है वो है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। कहाँ की? अमेरिका की। इन 3 के सहयोग से इस पहल को शुरू किया गया है। वापस आओ ज़रा, आपसे पूछा है हाँ, किसकी-किसकी पहल है? तो शहरी परिवहन निदेशालय तो सही हो गया। अमेरिका की है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, ये भी सही है। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद भी इसमें शामिल है, लेकिन ये शामिल नहीं है। 1, 2, 3 सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो 100 नंबर। सवाल में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन-सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? ये तो सवाल आपका जो आप बुद्धा डायनेस्टी पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश में बुद्ध काल, उसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो इसके बारे में पता चलेगा। खैर, बुद्ध, महावीर इनके निर्वाण स्थल कहाँ पे हैं? पूछा जाता है सवाल। कुशीनगर सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपके यूपी जीके और इसके अलावा कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस, यूपी जीके के 20 क्वेश्चंस यानी कि टोटल 35 20 हाँ, 35 क्वेश्चंस ये थे, जिनको अभी आज हम लोगों ने चर्चा किया, डिस्कस किया। खैर, इसी के आगे नेक्स्ट जब भी कभी एग्ज़ाम होगा, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक काम आपके लिए है कि जब भी कभी कोई परीक्षा हो, तो उसका जो पेपर है, उसे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड कर दिया करो, तो हम उसी दिन समय निकाल के डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।